हेलो स्टूडेंट। तो आज भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक देखेंगे। नागरिकता जिसे सिटीजनशिप कहते हैं। तो इसके बारे में पिछले क्लास में आप लोग ने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 4 को। आज नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं और देखें। तो पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें और जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम समझाने की कोशिश करेंगे और सरल से सरल तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि राज्यों का निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अब भारत नागरिकता अधिनियम 1935 कहने का मतलब है कि भारत की नागरिकता 1935 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में पहली बार नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 5 में देखेंगे कि संविधान आरंभ में दी गई नागरिकता अथवा जब संविधान बना तो उनकी सभी लोगों की नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। कहने का मतलब है कि संविधान प्रारंभ हुआ था, उस समय की नागरिकता दी गई थी लोगों को जो भारत के अंदर थे, उसके तहत उन लोगों की नागरिकता दे दी गई थी। और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमानेंट रूल यानी लव हो गया था। परमिट रूल कहने का मतलब है अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से भारत। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता तब मिलेगी जब संविधान लागू होने से पहले आएगा, उसके तहत नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान के लोग जब भारत आए तो हमारे भारतीय संविधान लागू होने से पहले आएंगे तो उनकी नागरिकता दे दी जाएगी, अन्यथा उसको परमिट रूल से नागरिकता मिलेगी। और परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। अब अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से कोई पाकिस्तान चला गया और वो व्यक्ति संविधान बनने से पहले लौट गया, यानी संविधान लागू होने से पहले लौट गया, तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। अब अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग विदेश में घूमने जाते हैं, विदेश में पढ़ने जाते हैं या विदेश में भ्रमण करने जाते हैं तो उसके तहत हम लोग की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उसके तहत हम लोग को नागरिकता नहीं ली जाएगी। हम कुछ दिन के लिए पढ़ने जाते हैं, कुछ दिन के लिए रहने जाते हैं, इसके लिए हम लोग को नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसको मतलब कहने का मतलब है कि सटला त गेल्ला बेटा, यानी कि विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। आप कोई देश में जाते हैं, उसकी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। इसको ठेठ में बोलेंगे सटला त गेल्ला बेटा, 9 के बोलेंगे सटला त गेल्ला बेटा। अब अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश के विरोध कार्य न करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि नागरिकता आपको तब छीन जाएगा जब आप भारतीय नागरिक बने रहेंगे, तब तक अगर नागरिकता नहीं, मतलब अनुच्छेद 10 कहता है कि आप भारत के नागरिकता बने रहेंगे
तब तक जब तक आप किसी देश के विरुद्ध यानी देशद्रोही काम करते हैं या देश के विरुद्ध बोलते हैं तो आपको नागरिकता छीन जाएगी, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को ही दी जाती है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून संसद ही बनाते हैं, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को ही दिया जाता है। ये देखिए आर्टिकल 11 में नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को ही दिया जाता है। अब आ गया है क्या, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे, नागरिकता कैसे लेंगे, तो इसको देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत के नागरिक प्राप्त करने की 5 विधि है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। जन्म के आधार पर 1986 जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, जैसे कि हम सभी। कहने का मतलब है कि पहला कि जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। अब दूसरा विधि वंश के आधार पर ये लाया गया था 1952 में। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता दोनों में से एक कोई भारत के नागरिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिखर धवन की पत्नी ऑस्ट्रेलिया के हैं और शिखर धवन इंडिया के हैं, तो दोनों में से वंश के आधार पर जब विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा की नागरिकता इसके तहत दिए जाएंगे जब उसको माता पिता में से दोनों में से कोई एक इंडियन होना चाहिए यानी भारत को होना चाहिए। और तीसरा पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय मंडल देशों का नागरिकता दी जाती है। कहने का मतलब पंजीकरण विधि द्वारा भारत में 7 साल लगातार रहना पड़ेगा, भारत के भाषाओं का जानना पड़ेगा, भारत के कल्चरों का जानना पड़ेगा, भारत के हर एक मतलब चीज़ से वाकिफ होना पड़ेगा, तब जाकर के पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता मिलेगी। अब देशीकरण का कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो भारत के लिए किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा। देशीकरण के मतलब कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति कोई भी वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक यानी भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला से निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल रहा हो, तब उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि यानी कहने का मतलब कि अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के भी लोग को भारत की नागरिकता देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोग नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों की नागरिकता बांग्लादेश के कहने का मतलब है कि कहने का मतलब कि भारत में सिक्किम विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई थी नागरिकता। बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता है। तो अब हम देखते हैं NRI यानी नॉन रजिस्टर्ड इंडियन। मतलब वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहता है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश
में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो उसे हम NRI कहलाते हैं। मतलब क्या है, NRI कहलाएगा, नॉन रजिस्टर्ड इंडियन। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो वर्तमान में अभी विदेश में चल गया है 6 महीना से ज़्यादा पढ़ने या लिखने या नौकरी करने, तो उस व्यक्ति को हम NRI कहेंगे। अब नागरिकता इसे 2005 से नागरिकता इसमें 1905 में लक्ष्मीमल सदवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। कहने का मतलब कि बड़ा बड़ा उद्योगपति जो विदेश के नागरिकता मैंने ले लिए हैं, उन लोगों को जो इंडियन हैं लेकिन विदेश की नागरिकता ले लिए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। देश विरोध काम करने वाले या पागल हो जाने पर दूसरी देश के प्रभाव में आने पर गृह मंत्री द्वारा नागरिकता समाप्त कर देगी। कहने का मतलब है कि आप यदि पागल हो गए हैं या दूसरे देश को बहकावे में आ गए हैं और अपने देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। संसद आपको नागरिकता ख़त्म कर देंगे। वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इन अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। वीज़ा उसे कहते हैं किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इन अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट कहने का मतलब है कि पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। वीज़ा दूसरे देश, जिस देश में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस देश के सरकार ने हमें अनुमति देगी कि आप यहाँ आएंगे या नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से वो देश हमको वीज़ा कंफर्म करे, और पासपोर्ट हमें हमारा अपना देश देगा। पासपोर्ट यानी कि हमारा अपना देश दूसरे देश में घूमने के लिए हमें पासपोर्ट देगा, उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। अब CAA क्या था ये जानेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ित वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है 11 वर्ष तक भारत में रहने का शर्त में छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के 10 शपथार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शपथार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इन अधिनियम को लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संविधान संशोधन, इसमें कहा गया है ये संसद द्वारा एक कानून बनाया गया था। 1955 नागरिकता कानून संशोधन 1955 वाला नागरिकता कानून को संशोधन किया गया और 31 दिसंबर 2014 को पहली बार पाकिस्तान,
बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ित यानी धर्म से सताए हुए लोग जो अल्पसंख्यक हो, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन, सिख, पारसी या ईसाई, जो भारत में आना चाहते हैं उसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। 7 साल की जगह 5 साल की छूट दिए जाएंगे। और 20 दिसंबर 1919 को 10 गो पाकिस्तानी को जो धार्मिक प्रताड़ित हो, पाकिस्तान से आए लोग को भारत में नागरिकता दे करके और ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। देखिए, जब एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिकता पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित पंजी है। इनके उन भारतीय नागरिकों को नाम है जो असम में वास्तव वैध नागरिक हैं, जो असम के लिए हैं, उसके लिए लागू है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई है। ये एनआरसी सिर्फ असम के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित थे, हानि बल्कि अपने ही देश के लोग द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 ने कहा था कि आप एनआरसी लाइए और यह 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। तो 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनाया गया था, यानी बना था। एनआरसी का रजिस्टर 2015 में बना था। अब एनआरसी रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 महीने का समय दिया जाएगा। आपको 4 महीने के अंदर आपको यह साबित करना पड़ेगा यदि 4 महीना के अंदर आपको साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आप डिटेंशन सेंट्रल में भेज दिए जाएंगे। एनपीआर इसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1935 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थायी ग्रामीण पंचायत, तहसील राज्य और राष्ट्र स्तर पर तैयार किया गया था। आपको परिवार जितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर आपको एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी और एनआरपी के बाद जनसंख्या में सही आंकड़े आएंगे। एनआरपी के कहने का मतलब है कि आप घर में कितना सदस्य हैं और कौन सदस्य कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, जिसके तहत आपको सही आंकड़ा मिलेगा जनसंख्या करने में। आज का क्लास इतना ही में समाप्त करते हैं। अगला क्लास भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट चलेगा। आज तो सिटीजनशिप चला था। आप देखिए, आनंद लीजिए और खूब अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। और अगर जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और हम सरल से सरल तरीक़ा से समझाने कष्ट करेंगे और बहुत मेहनत करके क्लास करवा रहे हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें।